नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। तो दीपावली शुरू होने से पहले ही शाहरुख खान के घर यानी मन्नत में रोशनी की तैयारी हो गई है। शाहरुख खान के चिराग यानी आर्यन खान को आखिरकार आज बॉम्बे हाईकोर्ट से जमानत यानी कि बेल दे दी गई है, मिल गई है। जमानत को लेकर पिछले 2 दिनों से सुनवाई चल रही थी। आप जानते ही हैं कि मुंबई में 3 अक्टूबर को एक क्रूज में ड्रग्स पार्टी करने के आरोप में आर्यन खान और कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया था। आर्यन खान के पास कोई ड्रग्स नहीं मिला था, उनके ड्रग्स होने की पुष्टि भी नहीं हुई थी। फिर भी जांच के नाम पर वो पुलिस हिरासत में रखे गए। 2 बार उनकी जमानत याचिका खारिज हुई, जिसके बाद आर्यन के वकीलों ने हाई कोर्ट का रुख किया और शाहरुख खान ने देश के नामी गिरामी वकीलों और लॉ फर्म की सेवाएं भी ली। वो बॉलीवुड के सुपरस्टार हैं, लिहाजा उन्हें इस कानूनी लड़ाई में पैसों की कोई अड़चन नहीं आई होगी। हालांकि देश के कई युवा ऐसे हैं जो इसी तरह किसी शक के आधार पर जेलों में कैद हैं, मगर उनके पास अपनी लड़ाई लड़ने के लिए कोई साधन उपलब्ध नहीं है। कभी किसी को नौकरी के नाम पर परेशान किया जा रहा है, तो किसी युवा को धर्म के कारण प्रताड़ित किया जा रहा है, और कभी क्रिकेट मैच में पाकिस्तान की जीत की खुशी मनाने पर भी देश विरोधी गतिविधि का हवाला दे दिया जाता है और राजद्रोह का मुकदमा दायर कर दिया जाता है। बीसीसीआई पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेले तो उस पर सरकार को कोई आपत्ति नहीं, लेकिन कोई युवा जोश में आकर कोई नारा लगा दे तो उसे सलाखों के पीछे डालना सही है। तो आज आर्यन खान से लेकर देश के युवाओं के भविष्य के साथ हो रहे खिलवाड़ पर चर्चा करेंगे, और साथ ही ये भी देखेंगे कि समीर वानखेड़े क्या खुद कानून के जाल से बचेंगे। क्या आर्यन खान का पूरा प्रकरण, पूरा मामला किसी राजनीति से प्रेरित था, या वाकई नशे के कारोबार पर रोक लगाने की सरकार की कोई मंशा है। तो बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे सवाल हैं, और इन सवालों के साथ एक सवाल ये जो बार बार जहन में उठता है, बार बार लोग ये सवाल कर रहे हैं कि एक तरफ आर्यन खान को बेल, तो दूसरी तरफ क्या समीर वानखेड़े को होगी जेल। ये एक बड़ा सवाल है। इन सवालों के साथ सीधे चलेंगे अपने कुछ खास साथियों के पास, हमारे पैनलिस्टों के पास। आइए, 2 हमारे साथी इस वक्त मौजूद हैं। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथी प्रेम कुमार जी मौजूद हैं हमारे साथ। प्रेम कुमार जी, आपका स्वागत करता हूं। और हमारे साथ हमारे ऑनलाइन एडिटर अमलेंदु उपाध्याय जी मौजूद हैं। अमलेंदु जी, आपका भी स्वागत है। कुछ देर बाद कुछ और साथी जुड़ेंगे, उनसे भी आपका परिचय करवाऊंगा, लेकिन उससे पहले आप तमाम दोस्तों, साथियों, शुभचिंतकों, आप सबका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। आप सबको नमस्कार करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। आप जो जुड़ चुके हैं उनको भी, जो जुड़ने वाले हैं उनको भी। आर्यन खान और शाहरुख खान और इस पूरे खान परिवार के लिए आज खुशी का दिन है, क्योंकि एक ऐसे मसले में ये 3 तारीख से 3 अक्टूबर से फंसे हुए हैं, जहां से अभी तक निकल पाना उनके लिए बहुत ही मुश्किल लग रहा था, कठिन लग रहा था। लेकिन आज बेल मिल गई है। बेल के बाद अब कल या परसों यानी शुक्रवार को या शनिवार तक ये बाहर आ सकते हैं, क्योंकि इनके वकीलों को और एक बात और बता दूं कि इनके साथ साथ इनके 2 साथियों को भी बेल मिली है। 3 जो प्रमुख रूप से पकड़े गए थे, इन तीनों को बेल मिल चुकी है। अब कल या परसों इनकी रिहाई हो सकती है। और इसमें अड़चन क्यों है, आज क्यों नहीं, कल क्यों, परसों क्यों, इसके बारे में आपको बता दूं, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो फैसला है, रिहाई का बेल का फैसला यानी जमानत का फैसला, इस फैसले को अभी पूरी तरह से लिखना है। जज का सिग्नेचर होगा। कल इसकी कॉपी इनके वकीलों के सुपुर्द की जाएगी। उस कॉपी को ये सेशन कोर्ट में देंगे। सेशन कोर्ट से फिर ऑर्डर जाएगा जेल में, और जेल से ही रिहा होंगे। तो कल जल्दी से जल्दी, कल मैराथन है, कल का दिन मैराथन की तरह है इनके, यानी कि आर्यन खान और इनके साथी जो जेल में थे, दोनों और साथी, इन तीनों के लिए, तीनों के वकीलों के लिए कि फटाफट पहले हाई कोर्ट से कागजात इकट्ठा करें, फिर वो सेशन कोर्ट पहुंचे, सेशन कोर्ट से ऑर्डर लें, जेल से जमानत का ऑर्डर लें, और फिर अगर कल शाम 6 बजे तक इनको ये ऑर्डर मिल जाता है और जेल तक यानी पहुंच जाते हैं, तो फिर ये जेल से छूटेंगे। वरना परसों का दिन यानी शनिवार का दिन भी हो सकता है, ये छूट सकते हैं। तो कल या परसों इनकी रिहाई होगी, ये घर आ जाएंगे। यानी साफ है कि दिवाली इनकी खुशियों के साथ मनेगी, दिवाली। और इससे पहले ये भी खबर आ रही है कि शाहरुख खान के घर मन्नत के सामने
जश्न का माहौल है। उनके चाहने वाले लोग अभी से पटाखे फोड़ रहे हैं, फुलझड़ियां दिखाई दे रही हैं और खुशियां मना रहे हैं। और क्यों ना खुशियां मनाएं, क्योंकि बेटा आर्यन खान एक लंबे अरसे के बाद और एक 3 अक्टूबर से लेकर के आज 28 अक्टूबर का दिन है और अभी तक जेल में है। लेकिन एक सुकून भरा जो एक खबर जो सुकून भरी है वो यही है कि अब इन्हें बेल मिल गई है। समीर वानखेड़े का क्या होगा, ये भी एक बड़ा सवाल है, उस पर भी आएंगे। और हमारे साथ जो 3 साथी हैं, अभी खासकर 2 साथी हैं, इन दोनों साथियों से भी बात करेंगे। लेकिन सीधे आप जयशंकर गुप्त जी हमारे साथी जुड़ गए हैं, हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर। जयशंकर जी, आपका भी स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। और सीधे प्रेम कुमार जी, आपके पास आना चाहूंगा। आर्यन खान को जमानत मिल गई है, हालांकि एनसीबी ने पूरी कोशिश की कि उनकी जमानत रद्द हो और एनसीबी का दावा है कि आर्यन ड्रग्स लेते रहे हैं। लेकिन ये समस्या स्वास्थ्य से ज्यादा कानून की नजर आती है, क्योंकि अगर कोई युवा नशे की लत का शिकार है प्रेम कुमार जी, तो उसे सुधारने की कोशिश करना चाहिए या गिरफ्त में रखना चाहिए, ये एक बड़ा सवाल है। वैसे भी आर्यन के पास से कोई ड्रग्स नहीं मिले थे, जिस तरह से उनकी गिरफ्तारी हुई थी वो भी संदिग्ध लगती है। और एक गवाह के साथ सेल्फी ले रहा था, ये भी हम लोगों ने फोटो देखी और उसके बाद वो गवाह भी आज गिरफ्त में है। वो गवाह, उस गवाह का नाम किरण गोसावी है, पहले फरार हो गया था, उसके बाद आज पुणे पुलिस ने उसे पकड़ा है। ये सारा घटनाक्रम जो है किसी फिल्मी कहानी जैसा लगता है और इसमें एनसीबी पर खुद ही सवाल उठ रहे हैं, यानी कि वो सवालों के घेरे में है। अब सवाल यहां ये आता है, इस पूरे मसले को अगर आप देखें, फिल्मी एक पूरी की पूरी कहानी दिखाई तो देती है, लेकिन इस कहानी का सियासी रंग जो है वो भी खूब देखने को मिला है। जरा इसका सियासी कनेक्शन आपसे समझना चाहूंगा और साथ साथ युवाओं के साथ जो ज्यादतियां हो रही हैं उस पर भी आपके विचार सुनना चाहूंगा। और खासकर ऐसे लोगों को, हालांकि ये प्रिजुडिस अभी भी मामला है, अभी मामला चलेगा, लेकिन फिर भी बेल का कुछ ना कुछ आधार तो है और उस आधार पर आज हम भी चर्चा करने के लिए यहां बैठे हुए हैं। क्या कहेंगे ओवरऑल? राजीव जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये विषय हमेशा से, पिछले कुछ दिनों से हम लगभग रोज सुर्खियों में रहा है और आखिरकार जमानत मिल गई। परिवार के लिए ये संतोष की बात है और कई लोगों के लिए ये एक उदाहरण है कि इसको किस तरीके से ले इस ऐसी घटना। देखिए, कानून तो अपना काम करता है, कानून को काम करने दिया जाना चाहिए, न्यायिक पालिका पर भरोसा रहना चाहिए। ये सारी बातें सैद्धांतिक रूप पर सब पर लागू होती है, सबको मानना चाहिए, सब मानते हैं, मानने की व्यवस्था है और कोई रास्ता नहीं। लेकिन इसके बावजूद प्रश्न यह उठता है कि न्यायिक प्रक्रिया क्या सचमुच होने दी जा रही है जिस तरीके से होनी चाहिए। उससे पहले की जो प्रक्रिया है, जांच की प्रक्रिया या फिर और दूसरे उसको पकड़ने की प्रक्रिया, पनिशमेंट दिलाने का प्रोसेस, पुलिस भी है, सब कुछ है, तो उन प्रक्रियाओं में ही इतना बड़ा दोष सामने आता है कि आर्यन खान जैसा केस सामने हो जाता है और वो बन जाता है। आपने एक महत्वपूर्ण सवाल उठाया कि क्या युवा को सुधरने और समझने का मौका दिया जाना चाहिए कि जेल में दिया जाना चाहिए। ये देखिए, इसमें एक बात तो मैं ये कहूंगा कि अगर कानून है तो सबके लिए बराबर है। अगर वो दोषी होते हैं तो उनको जेल जैसे दूसरे जाते हैं उनको भी जाना चाहिए। मगर हम ये सोचते हैं युवाओं के बारे में तो पूरे देश के बारे में एक दृष्टि रखते हैं कि ऐसे केसेस में क्या पैमाना अपनाया जाए। तो हम ये देखते हैं कि इस मामले में आर्यन खान के पास से कुछ मिला नहीं, कोई ऐसी बात नहीं थी कि बेल लेने में 3 तारीख से 28 तारीख हो जाए। ये 25 दिन जो लगे जमानत लेने में, क्या ये दृष्टांत बनने वाला है कि आने वाले समय में जो कोई भी इस मामले में फंसेगा उनको जमानत मिलने में 25 दिन लगने चाहिए? अगर ऐसा है तब तो आर्यन खान के साथ भी कोई अन्याय नहीं हुआ है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो निश्चित रूप से आर्यन खान के साथ अन्याय हुआ है कि 25 दिन उनको जमानत मिलने में नहीं लगने चाहिए। ये एक बात साफ तौर पे है। और दूसरी बात मैं जो जोर देकर कहना चाहता हूं वो ये कि 6 ग्राम हेरोइन रखने का या जो भी मादक पदार्थ है रखने का जो आरोप है वो एक आरोप है और दूसरी तरफ वो आरोप है जो इसकी जांच करने वाली टीम का अगुआ है, उस पर 8 करोड़ लेने का। इन दोनों में बड़ा मामला कौन है?
6 ग्राम वाला मामला बड़ा है जिसके पास पोजीशन से भी नहीं मिला हमें कुछ, या फिर इस मामले में कोई 8 करोड़ ले रहा था और डील और भी बड़ी थी? ये बहुत बड़ा सवाल है राजीव रंजन जी कि क्राइम कौन बड़ा है? जांच करने वाला अधिकारी जो ऐसे क्राइम में 25 दिन जमानत देने की स्थिति पैदा करता है और बदले में अपने लिए रिसोर्स हासिल करने का गलत तरीके से स्थितियां पैदा करता है, ये भी प्रूव्ड बात नहीं है। प्रूव्ड बात तो आर्यन केस भी नहीं है, इसलिए मैं इतना निडर होकर बोल रहा हूं। प्रूव्ड बात आर्यन केस का भी नहीं है और प्रूव्ड बात एनसीबी के प्रमुख का भी नहीं है, लेकिन जो बात मीडिएशन के थ्रू आई है, कबूलनामा के थ्रू आई है, या एक गवाह, एनसीबी उसको लगता है जैसे कि पेटेंट है उसका गवाह, हर मामले में उसी गोसावी को गवाह के रूप में पेश कर देता है, और वो गोसावी, उसकी बातचीत और उसमें ये करोड़ों रुपए लेन देन की बात सामने आना, ये निश्चित रूप से मुझे लगता है आर्यन खान से बड़ा मामला है ये, और इसको बड़ा मामला माना जाना चाहिए। इसके लिए अदालत को विचार करना चाहिए या फिर एक मूव होना चाहिए कि ये बड़ा मामला है। आर्यन खान तो नौजवान है, लेकिन जो एनसीबी का प्रमुख है जिस पर जो आरोप है वो नौजवान नहीं है, युवा नहीं है, जिम्मेदार है, उस पर कानून के पालन प्रक्रिया को सही तरीके से लागू कराने का ये इसकी जिम्मेदारी है। अगर वहीं से गलत है तो फिर न्यायालय सबके लिए समान है का क्या मतलब है? न्यायालय को अपना काम करने दो, कानून को अपना काम करने दो, ये सब बात बेमानी हो जाते हैं राजीव जी, सारी बातें बेमानी हो जाती है। एक और पहलू है, आर्यन खान तो इस महीने में खुश नसीब है कि उनके लिए शाहरुख खान ने देश के सबसे महंगे वकील पेश कर दिए, फिर भी 25 दिन लगेंगे, उसके राजनीतिक कारण भी हो सकते हैं, लेकिन उन लोगों को, अब मैं नाम लेकर कहता हूं, उमर खालिद को क्या है, क्यों जेल में 1 साल से ज्यादा पड़ा हुआ है? मैं सही गलत की बात नहीं करता, लेकिन कुछ तो बात होगी। 1 साल से आप जेल में रखे हुए, सुनवाई बहुत समय बाद शुरू हुई है, जमानत नहीं मिल रही है, बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो कि जेलों में बंद हैं, अदालत उसको सुन ही नहीं रही है। कश्मीर के नौजवान जो 2 साल से, लगभग 2 साल होने को है, वो उत्तर प्रदेश की जेलों में सड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि कोर्ट को समय नहीं है सुनने का, कभी कोरोना काल है, कभी कुछ है, वो तो अपने लिए वकील नहीं कर सकते ना, कहां से इतने महंगे वकील करेंगे? तो ऐसे नौजवान, हर पत्रकारों को जो जेल में डाल रखा है हाथरस वाले केस में, जिनकी मम्मी मर गई, आप सब केस हम लोग जानते हैं, या वो महिला स्वयंसेवी जो अपने पिता का मुंह नहीं देख सकी, ये जो गुनाह हो रहा है, ये तो अति हो रहा है ना, ये तो गुनाह सिस्टम कर रहा है ना, व्यवस्था कर रही है, तो इसका जवाब कौन देगा? ये भी आर्यन खान से जुड़ा हुआ सवाल जो है चीख चीख करके पूछ रहा है। किन सवालों को हल करने के लिए कोई आप तय करिए ना मियाद, 2 महीने में कुछ जजेस बैठाइए, ऐसे सारे मामलों को सुनिए, खत्म कीजिए, कुछ तो कीजिए, कि क्या बिना सुनवाई के आप जेलों में ठूस के रखेंगे? ये जो मजाक हो रहा है कानून के साथ, ये कानून के साथ मजाक हो रहा है, और कानून के रखवालों को इस बात पर नजर डालनी पड़ेगी, ये मैं साफ तौर पर कहना चाहता हूं। जी बिल्कुल। और युवाओं को लेकर के जो हम चर्चा कर रहे हैं, आर्यन खान तो एक मोहरा हैं, लेकिन आर्यन खान के साथ एक प्लस पॉइंट ये है कि वो शाहरुख खान के बेटे हैं, उनके लिए देश के नामी ग्रामी वकील खड़े हो सकते हैं, उनके लिए देश की नामी ग्रामी लॉ कंपनी जो है वो खड़ी हो सकती है, लेकिन तमाम ऐसे युवा हैं जो आज देश के अलग अलग जेलों में बेगुनाह वो बंद हैं, उनका क्या होगा? और अगर गुनाह भी है तो उनके लिए भी कौन लड़ेगा? ये भी बहुत बड़ा सवाल है। इन सवालों की तहकीकात हम कर रहे हैं, इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द हम इस चर्चा को रख रहे हैं। और साथ साथ, क्योंकि देखिए पिछले 25 दिनों से लगातार तमाम मीडिया चैनल्स पे आप आर्यन खान को लेकर के, आर्यन खान के एक पहलू को लेकर के आप चर्चा सुनते आए हैं, और इन 25 दिनों में वीडियो के जरिए हम लोग आप लोगों तक खबर तो पहुंचाते रहे, लेकिन चर्चा आज पहली बार लेकर आए हैं। इसलिए पहली बार लेकर आए हैं क्योंकि आज कहीं ना कहीं ये नजर आ रहा है कि हां, कानून अभी जिंदा है। जयशंकर जी, आपके पास आना चाहूंगा। और आज ही बहुत सारी बातें, हालांकि एक खबर और भी, सुबह सुबह एक ट्वीट आप लोगों ने देखा होगा, और वो ट्वीट है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कार्यालय का, जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तान की जीत पर अगर आपने जश्न मनाया तो आपके ऊपर राजद्रोह का मुकदमा होगा। ये एक ट्वीट आज सुबह सुबह जारी हुआ है, लेकिन उस पर भी आएंगे। और जश्न कौन मनाते हैं? कोई युवा ही मनाता है ज्यादातर, उनमें जो जोश होता है, उत्साह होता है। और उसी उत्तर प्रदेश के आगरा में
3 युवाओं को, कश्मीरी युवाओं को उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा दायर कर दिया गया है अभी 3 दिन पहले। लेकिन खैर उन सब पे भी आएंगे। जयशंकर जी, अभी बात आर्यन खान से लेकर समीर वानखेड़े तक, समीर दाऊद वानखेड़े हैं कि समीर वानखेड़े हैं कि समीर और क्या हैं, नवाब मलिक लगातार लगे रहे और अकेले नवाब मलिक जो हैं वो पलटवार करते रहे। और जब एनसीपी के और नेताओं से मेरी पर्सनल बात हो रही थी तो उन लोगों का यही कहना था कि इसका एक पहलू है जो आप मीडिया में देख रहे हैं, बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जिसको दबा दिया गया है। और एक बार समीर वानखेड़े की पहली पत्नी सामने आती हैं, उसके बाद समीर वानखेड़े की दूसरी पत्नी आती हैं, समीर वानखेड़े की पत्नी का दूसरी पत्नी की चिट्ठी सामने आती है, वो भी मुख्यमंत्री ठाकरे के नाम चिट्ठी आती है और बाला साहब ठाकरे की दुहाई देती हुई चिट्ठी लिख रही है, ओपन चिट्ठी। तो बहुत सारी बातें हैं। इन तमाम चीजों को, तमाम पहलुओं को जरा सियासी एंगल से समझने की कोशिश करूंगा आपसे कि इसके पीछे आखिर क्या कनेक्शन है, क्या आने वाले समय में जो 5 राज्यों का चुनाव है उससे इसका कोई कनेक्शन है, या इसका कोई कनेक्शन सीधा शाहरुख खान से है जो अभी तक नतमस्तक नहीं हुए हैं बाकी कुछ कलाकारों की तरह हुक्मरानों के सामने। राजीव जी, इसमें इतने सारे एंगल्स लगे हुए हैं। अभी प्रेम ठीक कह रहे थे कि एक अच्छी फिल्म पटकथा बन सकती है, इस पर फिल्म अच्छी बन सकती है। तो आप एक चीज देखिए कि लेकिन हमको जो है, जो हमारी मुख्य धारा की मीडिया है, खासतौर जो हमारे टीवी चैनल्स हैं, उनके साथ मुझे बड़ी सहानुभूति हो रही। तो क्योंकि अब वो क्या दिखाएंगे, उनको फिर एक खोजना पड़ेगा ना, कोई आर्यन खान टाइप का कोई सब्जेक्ट खोजना पड़ेगा। उनको बताना होगा कि आज रात में उसने ये खाया, आज रात में ऐसी करवट ली, आज रात में ऐसा किया। वो पूरा का पूरा जो दिनचर्या उनकी चल रही थी, तो वो उनके हाथ से छीन गया। थोड़ा सा उनके साथ मेरी सहानुभूति तो है। अब दूसरा सवाल यह है, इसमें इतने सारे सवाल जुड़े हुए हैं। आप एक चीज देखिएगा कि ये घटना कब हुई है। इसी घटना के आसपास लखीमपुर खीरी में भी यह घटना हुई, जहां पे आंदोलित किसानों को, जो काले झंडे का प्रदर्शन करने वाले थे, विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, जो वहां के सांसद हैं, केंद्र सरकार में गृह राज्य मंत्री हैं अजय मिश्र टेनी जी, उन्होंने जो बयान दिए थे उसके खिलाफ वो प्रदर्शन करने वाले थे लोग। तो उसको लेकर के वहां पर जिस तरह से उनके बेटे आशीष मिश्रा की कार से कुचल करके 4 किसानों को और 1 या 2 पत्रकारों को मार डाला गया, ये घटना हुई। अब उस घटना को हमारा टीवी चैनल नहीं पकड़ रहा था, तब तक ये आर्यन खान की घटना हो गई। अब पूरा का पूरा फोकस जो है हमारा, मतलब 4 लोगों का मंत्री की बेटे की कार से रौंद करके मार दिया जाना, 4 किसानों का, जिनको हम अन्नदाता कहते हैं, जिनको हम भगवान कहते हैं, तमाम बातें कहते हैं मंचों से, उनकी हत्या कर दिया जाना, वो बड़ी खबर नहीं बनी। एक आर्यन खान की खबर उस पर हावी हो गई। अब सुनिए, आर्यन के साथ अगर खान का नाम नहीं जुड़ा होता तो क्या होता सिनारियो, क्योंकि इसके पहले भी बहुत सारे ड्रग्स के मामले हुए हैं ना। उसी समय में अडानी पोर्ट्स पे 30,000 करोड़ रुपए की हेरोइन पकड़ी गई थी, उसकी चर्चा ही नहीं, कहीं पर नहीं है। अभी प्रेम कुमार गिना रहे थे कौन सा अपराध बड़ा है कौन सा छोटा है। 6 ग्राम की बात तो छोड़ दीजिए, अभी तो यही हुआ है कि उसके पास से कोई मिला ही नहीं है ना आर्यन खान के पास। ये तो एनसीबी ने माना है कि हाँ जी उसके पास से नहीं मिला है, लेकिन साहब वहां वो मौजूद था। तो ठीक है, कहीं डकैती पड़ रही है, कहीं कुछ हो रहा है, वहां अगर कोई आदमी खड़ा हुआ है तो वो भी डकैत हो गया, उसको भी डकैत मान लीजिए आप। ये आपका कानून हो सकता है, एनसीबी का अलग तरीके का कानून हो सकता है। तो एक तो यह है कि आर्यन के साथ अगर खान का नाम नहीं जुड़ा होता तो क्या इतना मुख्यधारा का मीडिया उसको पोंपों करता क्या। दूसरी बात यह है कि आर्यन खान के साथ अगर शाहरुख खान का नाम नहीं जुड़ा होता तो क्या होता, कोई सलीम खान होता, कोई सलीम अंसारी होता, कोई सलीम चिश्ती होता, कोई इस तरह का जो भी नाम होता, तो क्या मुकुल रोहतगी या वो सारे लोग आखिर के वहां उसके पक्ष में पैरवी करते क्या। अब जैसे अभी बता रहे थे वो प्रेम उमर खालिद का मामला, ऐसे तमाम मामले हैं। लेकिन जिस आधार पे उमर खालिद को जेल में रखा गया है, वही आधार तो कपिल मिश्रा और अनुराग ठाकुर और ये प्रवेश वर्मा का था।
जो उत्तेजना फैलाने वाला, सांप्रदायिक तनाव फैलाने वाला भाषण इन 3 महापुरुषों ने दिया था, उसके लिए एक को तो मंत्री बना दिया आपने, दूसरा सांसद बना हुआ है, तीसरा कहीं जोड़ तोड़ में लगा हुआ है, उसको तो आपने नहीं किया क्योंकि उसके साथ उमर, खालिद, अंसारी, शेख ये कोई नाम नहीं जुड़ा था। तो कहीं ना कहीं इस तरह की बात को हमको देखना पड़ेगा कि क्या वजह क्या है कि एक तबके में एक एहसास जग रहा है कि हमको न्याय नहीं मिल पाएगा। हालांकि इस मामले में न्याय हुआ है, देर से हुआ है, जैसा कह रहे थे वो ठीक बात है, 25 दिनों तक चलने का कोई कारण नहीं था। निचली अदालतें जो हैं जिस ढंग से खारिज करती गई जमानत की याचिका को, और उसके बाद फिर हाईकोर्ट में आया मामला, हाईकोर्ट में भी इतनी लंबी सुनवाई हुई। भाई सीधी सी बात है, अगर जिस आदमी के पास कोई ड्रग नहीं मिला है, और ठीक है अगर मान लीजिए उसका पुराना कोई व्हाट्सएप चैट मिल गया और क्या हो गया क्या नहीं हो गया, और इसमें तो सबसे बड़ी बात तो यह आ रही है कि भाई जो एनसीबी नाम की संस्था है उसी पर दाग लग गया है कि करोड़ों रुपए डील करके और लेकर के वो तय कर रहा है। गवाह बता रहा है कि साहब हमसे इतने में बात, आपस की फोन पे जो बातचीत है उसको महत्व नहीं दिया जा रहा है, लेकिन एक कोई व्हाट्सएप चैट मिल गया वो लड़की के साथ, वो आर्यन खान का, जिसके आधार पे कहा जा रहा है कि नहीं साहब वो तो पेशेवर है। पेशेवर है तो वहां क्यों नहीं पी रहा था, क्यों नहीं ड्रग ले रहा था? वो तो नहीं ले रहा था, वहां पर किसी के बुलावे पर गया था और राज्य सरकार ने उसकी अनुमति नहीं दी थी, उस पार्टी की केंद्र सरकार ने उसको अनुमति दी थी। क्यों दी थी ये तो केंद्र सरकार को बताना चाहिए। तो इससे इतने सारे सवाल जुड़े हुए हैं इसमें, इसका कोई जवाब अभी कोई देने की स्थिति में है नहीं। लेकिन ठीक है, युवा है, देखिए हमारी किसी से भी इस तरह के मामलों में सहानुभूति नहीं। अगर किसी ने कोई अपराध किया है, गलत काम किया है, नशे का कारोबार कोई करता है, अगर करता है तो उसके साथ कोई सहानुभूति हमारी नहीं। लेकिन अगर किसी को फंसाया जा रहा है सिर्फ इसलिए कि वो खान है, और खान ही नहीं एक ऐसे खान का बेटा है जिसने सरकार के सामने नतमस्तक होने से मना कर दिया है, वो खान जो पख्तून है, जिसके दादे परदादे इस देश की आजादी के लिए शहादत का रास्ता चुने हैं, जेल यातनाओं का रास्ता चुने हैं, उस परिवार का वो बच्चा है। वो ठीक है, अगर गलत रास्ते पे जा रहा है या नहीं जा रहा है ये तो फैसला होगा, अदालत अपना फैसला करेगी। लेकिन एक पल के लिए मान लेते हैं कि अगर जा भी रहा है तो आप उसको सुधरने का मौका तो दोगे ना, या उसको जेल में बंद करके उसको इस ढंग से कर दोगे कि उसका मन इस पूरी न्याय व्यवस्था, इस कानून व्यवस्था से ही उठ जाएगा, तो फिर बाद में वो क्या बनेगा, उसका क्या होगा। और इस तरह के मामले देखिए, अभी जो सुशांत राजपूत का मामला हुआ था उसमें भी हमारा जो भव मीडिया है इसने कैसे रिया चक्रवर्ती के खिलाफ एक पूरा माहौल बनाया देश भर में, जैसा लगा कि साहब ड्रग का सबसे बड़ा कोई धंधा करने वाला था वो रिया चक्रवर्ती है। साबित तो कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं मिला उससे, लेकिन उस पर कौन रिपेंट कौन करेगा? हम किसी के मुंह पे कालिक पोत देते हैं और बाद में पता लगता है कि नहीं उसका चेहरा एकदम साफ है, तो कालिक कौन हटाएगा? कालिक कौन हटा के अपने चेहरे पे लगाएगा? कभी आज तक हुआ है क्या? अब जितनी, जैसे बता रहे थे प्रेम कुमार, जितनी घटनाओं में लोग जेलों में बंद है, चाहे कश्मीर में है, चाहे हिंदुस्तान के विभिन्न इलाकों में है, आतंकवादी गतिविधियों में जिनको बता दिया जाता है, यूएपीए में जिसको बंद कर दिया जाता है, पता लगा कि 10 साल के बाद अदालत से एकदम निर्दोष साबित हो गया। अब 10 साल उसका कौन लौटाएगा? या उसके समाज में जो उसकी इमेज बना दिया आपने तो आर्यन खान को बना दिया कि साहब वो पूरा नशे के कारोबार का वो पेडलर है और संचालक है, उसमें गैंग में शामिल है, और कल को कुछ भी साबित नहीं हुआ तो कौन उसकी ईमानदारी का या उसकी बेदागी का सबूत कौन देगा? कौन उसको ही करेगा? आपने जो पूरा 1 महीने तक चलाया है, 15 मतलब 20 एक दिन तो हो ही गया ना, 20-25 दिन हो गया एक तरह से कहा जाए तो 20-25 दिनों से जो अभियान आपने उसके खिलाफ चलाया, उस बच्चे के खिलाफ, तो उसका कौन ही करेगा, निवारण करेगा? तो इस तरह के तमाम सवाल हैं। अब इसकी राजनीति का सवाल यह है, देखिए हमारी उत्तर प्रदेश की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसके पास चुनाव में बताने के लिए अपने पास कुछ नहीं है, ये बात हम लोग लगातार कहते आ रहे हैं। उनके पास एक ही उनका अमोघ अस्त्र है कि कैसे उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक तनाव फैलेगा, कैसे दंगा होगा, इसी का सारा इंतजाम किया जाता है। अब वो जैसे पाकिस्तान का जो मैच हुआ, उस मैच के बारे में कहा जा रहा है, मतलब एक तरफ विराट कोहली जो है वहां के पाकिस्तान के कैप्टन और वहां का जो
ओपनर था रिजवान अहमद, उसने बहुत अच्छा खेला, हम हार गए उससे, पाकिस्तान से हार गए। हमारी अच्छी टीम है, लेकिन ठीक है, हर टीम का हर दिन नहीं होता है। तो विराट कोहली ने उसे गले लगाया। पूरी दुनिया में विराट कोहली की तारीफ हो रही है, लेकिन हमारे यहाँ क्या हो गया? देशद्रोही है, गद्दार है, समी अहमद ये है, पाकिस्तानी एजेंट है, मतलब तमाम तरह की बात है। क्या मतलब? भाई हम हारते नहीं है क्या? सिर्फ जीतने के लिए पैदा हुए हैं क्या? हर मैच हम जीतते ही रहे हैं क्या? सुनील गावस्कर, अजीत वाडेकर, नवाब मंसूर अली खान पटौदी से लेकर के आज तक की जो है हमारा क्रिकेट का इतिहास है, कितनी बार हारे हैं, कितनी बार जीते हैं। पाकिस्तान को लगातार हराए हैं, एक बार हार गए तो हार गए तो हार गए। लेकिन खाली समी अहमद ने तो बॉलिंग नहीं की थी ना, भुवनेश्वर कुमार थे, और भी हमारे तमाम बॉलर्स थे। किसी ने भी एक विकेट कोई नहीं ले सका, तो इसका मतलब सब पाकिस्तानी हो गए, सब पाकिस्तान के एजेंट हो गए। तो ये एक तो हमारा जो मीडिया है, मीडिया ने जो हाइप क्रिएट करते हैं, क्योंकि हाइप क्रिएट कर देते हैं कि भाई अब भारत पाकिस्तान में मैच नहीं बल्कि एकदम युद्ध हो रहा है, और वो युद्ध अगर हम हार गए तो फिर कहीं ना कहीं से खोजना पड़ेगा कि हाँ वो 2-3 लोग नारे लगा रहे थे, पाकिस्तान जिंदाबाद कर रहे थे, तो उनको राजद्रोह में बंद करो। राजीव जी, 1 मिनट और लूंगा मैं। इसी तरह की घटना हुई थी जब लंदन में विश्व कप हो रहा था। उस समय भारत पाकिस्तान के बीच में मैच था, और हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स वाले हैं, इन्होंने ऐसा माहौल बनाया जैसे विश्व युद्ध भारत पाकिस्तान में हो रहा है। वाघा बॉर्डर पे शूटिंग के ये बनाए गए थे, सेट बनाए तैयार किए गए थे, और एकदम कभी वहां से कोई लाइव कर रहा है, वहां से कोई लाइव कर रहा है। पता लगा कि हम हार गए मैच, पाकिस्तान जीत गया। उसके बाद अब चूंकि हाइप तो इतना क्रिएट कर दिया था, तो करें क्या? तो एक इजाद किया गया कि मुंबई में मलाड के पास कोई एक मस्जिद है, शाही मस्जिद है, जहां पे लोगों ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। ये चलाया गया। बाद में संजोग से मुझे अच्छी तरह से वो घटना याद है कि एबीपी न्यूज ने उसका वो चेक किया था। चेक करने के बाद पता लगा कि मलाड के उस एरिया में कोई मस्जिद है ही नहीं है। और जब और थोड़ा गहराई से देखा तो कराची की किसी मस्जिद का था, पाकिस्तान की कराची में कोई मस्जिद थी, जहां जब पाकिस्तान जीत गया तो उसके जीतने का जश्न में लोगों ने नारेबाजी की थी। तो भाई पाकिस्तान अगर जीतेगा तो पाकिस्तान के लोग नारे लगाएंगे, हम हिंदुस्तान जीतेगा हम भी नारा लगाते हैं हिंदुस्तान का। भारत हारता है तो हमको भी तकलीफ तो होती है, और खासतौर से जो परंपरागत खिलाड़ियों खेल में जो ये स्पर्धा का देश है पाकिस्तान, उससे अगर हम हार जाते हैं तो हमको तकलीफ तो होती है। जीतते हैं तो बहुत खुशी होती है। तो ये बात तो होती है, तो ठीक है पाकिस्तान ने मंगाया था, लेकिन हमारे चैनलों ने, हमारे मीडिया ने उसको ऐसा पेंट कर दिया कि साहब देश के गद्दार हैं या नारे लगा रहे हैं। यही काम हुआ है आज, वो आगरा में हो रहा है चाहे कश्मीर में हो रहा है। ठीक है, खेल की प्रशंसा करनी चाहिए। अगर हमको लगता है कि रिजवान अहमद वाकई बहुत बढ़िया खेला, या बाबर आजम बहुत बढ़िया खेला, कि हमारे इतने धुरंधर जो बॉलर्स हैं, गेंदबाज हैं, जो पूरी दुनिया के खिलाड़ियों को पनाह मांगने पर मजबूर कर देते हैं, उनसे वो एक भी आउट नहीं हुआ उनकी टीम का। 2 खिलाड़ियों ने पूरी हमारी टीम को हरा दिया। तो इसमें तो कहीं ना कहीं है, अगर खेल भावना से हम प्रेरित रहेंगे तो हमको ये बात सोचनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ राजनीति ये हो रही है कि कुछ ऐसा करो जिससे प्रोवोकेशन हो जाए, सांप्रदायिक तनाव फट जाए, दंगे हो जाए। दंगे हो जाए तो उसकी फिर रोटी हम सेक लेंगे आराम से। दुर्भाग्य इनका यही है राजीव। मैं इस बात के लिए उत्तर प्रदेश के अकलियत के लोगों को बहुत बधाई देना चाहता हूं मैं, कि वो बहुत ही शांति के साथ, बहुत ही संयम के साथ व्यवहार कर रहे हैं, बर्ताव कर रहे हैं। इनके सारे उत्तेजना फैलाने के माहौल को वो नाकाम कर रहे हैं। उनका रिएक्शन उस ढंग से नहीं हो रहा है। जितनी ज्यादतियां हो रही हैं, मतलब ये सब तो जो कुछ घटनाएं सामने आ जा रही है राजीव जी, लेकिन जो हम लोग को फीड मिल रहा है उत्तर प्रदेश के बहुत सारे इलाकों में, वो बहुत खराब चेहरा पेश कर रहा है। लोकतंत्र का बहुत खराब चेहरा पेश कर रहा है। सांप्रदायिक सद्भाव के खिलाफ वो चेहरा पेश कर रहा है। लेकिन उधर से संयम है, शांति है, इसलिए शायद इनके इरादे जो है वो फेल हो रहे हैं, पास नहीं होने पा रहे हैं, सफल नहीं होने पाएंगे। तो इसलिए यही है, आज का दिन जो है आर्यन खान के घर में मन्नत में जश्न बन रहा होगा, वो ठीक है, आज नहीं तो कल वो बाहर आ ही जाएंगे, वो एक अलग बात हो सकती है। कानून को अपना काम करना चाहिए। और समीर वानखेड़े का जो मामला जिस तरह से आया है, बाप रे बाप, मतलब ये हमारे देश में ही हो सकता है कि कोई नौकरी पाने के लिए वो दलित बन जाता है, शादी करने के लिए मुसलमान बन जाता है, कभी वो दाऊद का बेटा हो जाता है, कभी वो ज्ञानदेव का बेटा हो जाता है। मतलब कमाल है। और वो कह रहा है कि साहब वो फिल्म पूरी इंडस्ट्री हमारी जो है
वो नशे के लत में डूबी हुई है, इसी ने पूरा नशे का रोजगार बढ़ाया हुआ है। राजीव जो मैं कहना चाहता हूँ, 1980 में हमने खबर लिखी थी, अवकाश पत्रिका थी, उसमें मेरा कवर स्टोरी छपी थी, नशे में डूबी युवा पीढ़ी। उस समय तो कोई भी देवानंद, राज कपूर, राजकुमार, दिलीप कुमार, किसी के पास नहीं था, कोई नहीं नशे का ये करता था, किसी के नाम से नहीं निकलता था। तो तब हमारे बनारस में और इलाहाबाद में जो नौजवान जो ड्रग्स ले रहे थे, चाहे चरस हो, चाहे गांजा हो, चाहे ये हेरोइन हो, या क्या एक और बोलते हैं, तो ये जब नशे का तो उस समय चल रहा है। गांजा तो आप हर मंदिर में चले जाइएगा तो लुच्चीलम नवाए बाबा जी जो है, एक फूंक तुम भी मार लो बाबू कहते हुए मिल जाएंगे। तो एक तरफ ये सारी बातें हैं और दूसरी तरफ वो कि कहीं अगर कोई मिल गया उसको फिर लपेट लो, अगर उसका नाम संजोग से खान और अंसारी और शेख है तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, फिर तो हमारे चैनल के लिए टीआरपी जिंदाबाद हो जाएगी, टीआरपी बहुत बढ़ जाएगी। तो फिलहाल यही है राजीव जी। बिल्कुल, बहुत सारी बातें और बहुत अच्छे ढंग से आपने समझाया, चाहे क्रिकेट का मैदान हो, चाहे वो सियासी मैदान हो या फिल्म इंडस्ट्री हो, कहाँ क्या कुछ चल रहा है। अमलेंदु जी, एक बार फिर से समीर वानखेड़े की बात करना चाहूंगा, और अभी आखिर में जो हमारे साथी जयशंकर गुप्त जी ने जो बात रखी है, जो बात कही है, महत्वपूर्ण बात है कि एक आदमी क्या क्या बन जाता है और उसके बाद उसके ऊपर इतनी तमाम चीजें रहती हैं, और जब नवाब मलिक सामने आते हैं और उनके ऊपर आरोप लगाते हैं तो इसको लेकर के भी बहुत सारी बातें आती हैं। जो बैकअप है वो यहाँ साफ दिखाई दे रहा है कि सामने वाला अगर सियासी एनसीपी का नेता है वो सामने आता है तो इधर से भी कोई ना कोई बैकअप तो जरूर रहा होगा। और उसमें भी एक इस पूरे घटनाक्रम में आप देखें तो वहां 25 करोड़ का मामला आता है, 18 करोड़ रुपए डील फाइनल की बात आती है, फिर 8 करोड़ इनके पास जाएगा, ये बातें भी आती हैं, फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट भी है, उसके बाद में चिट्ठियां आती हैं। आज उनकी पत्नी की चिट्ठी, जो दूसरी पत्नी है उनकी चिट्ठी भी पढ़ रहा था, और जिस प्रकार वो अपने आप को शिवसेना और बाला साहब ठाकरे के काफी करीब और उनको देखते, पढ़ते, सुनते हुए बड़ी हुई हो, ये तमाम बातें लिख रही हैं। तो ये सारी चीजें सामने आ रही हैं क्योंकि अब पतिदेव फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब आपसे सवाल यही है कि इस पूरे मामले में जिस प्रकार इसने मोड़ लिया है और जिस प्रकार फंसाने की, अब तो साफ दिखाई दे रहा है कि आर्यन खान को फंसाने की कोशिश हुई है। आने वाले समय में बड़े बड़े वकील हैं, हम तो यहाँ बैठ करके उन लोगों के आधार पे ही बातें रख रहे हैं अपनी, लेकिन वकील वहां साबित करने की कोशिश भी करेंगे। और अभी तक जितनी चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं, और इस कार्यक्रम के पहले भी जो मैं खंगाल रहा था तो उसमें यही नजर आ रहा है कि आर्यन खान के साथ ही जो है अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा, ये जो है अरबाज मर्चेंट, मुनमुन धमेचा और ये तीन जो खास हैं, तीनों को जमानत मिल गई है। अब क्या आपको लगता है, क्योंकि 72 घंटे का समय दिया गया है पुलिस के, कोर्ट ने कहा है कि आप 3 दिन यानी 72 घंटा पहले आप नोटिस थमाएंगे, उसके बाद ही गिरफ्तारी या पूछताछ के लिए लेके जाएंगे। आपको लगता है कि अब समीर वानखेड़े जो हैं वो पूरी तरह से फंस चुके हैं और कभी किसी भी वक्त गिरफ्तारी हो सकती है 72 घंटे के नोटिस पे? देखिए राजीव जी, मुझे तो नहीं लगता है कि समीर वानखेड़े की गिरफ्तारी हो पाएगी या समीर वानखेड़े जो फंस पाएंगे, और उसका कारण बहुत साफ है। समीर वानखेड़े कोई हल्का आदमी नहीं है। आप समझ सकते हैं कि राज्य सरकार का एक बड़ा मंत्री जो है वो खुलकर के जब सबूत पेश कर रहा है और तमाम बातें रख रहा है, उसके बाद भी जो है उस राज्य की पुलिस जो है वो पहले एसआईटी बनाती है, नोटिस थमाती है कि आपसे जांच होगी, ये सब कुछ होगा, मतलब प्रक्रियाएं सब पूरी की जाती हैं और चीज को आगे बढ़ाया जाता है एक तरीके से। हालांकि जिस तरीके का उसका बयान है, जो उसमें गवाह है उसका, और एफिडेविट है, बयान क्या एफिडेविट है बाकायदा, उससे वो मुकर नहीं सकता है, उसके आधार पर तुरंत गिरफ्तारी हो जानी चाहिए थी, लेकिन गिरफ्तारी नहीं हुई और तमाम चीजें चल रही है। तो जाहिर सी बात है कि समीर वानखेड़े के पीछे जो है एक बड़ा हाथ जो है वो है, और जाहिर सी बात है वो बड़ा हाथ जो है वो केंद्र सरकार का है। और ये जो सब कुछ चल रहा है नार्कोटिक्स का और किसी ईडी का, कि सीबीआई का, ये सब जो चल रहा है, खासतौर से उसका जो केंद्र बिंदु जो है वो महाराष्ट्र और मुंबई खासतौर से बना हुआ है, उसके पीछे भी राजनीतिक कारण भी है और आर्थिक कारण भी है। दोनों कारण है। राजनीतिक कारण तो है कि किसी तरीके से महाराष्ट्र की सरकार को जो गिराया जाए और फिर उस पर वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने,
लेकिन इस राजनीतिक कारण के पीछे जो कारण है वो आर्थिक कारण सबसे बड़ा है, क्योंकि मुंबई जो है वो देश की आर्थिक राजधानी है और तमाम बड़ी कंपनीज, तमाम बड़ी एमएनसीज और तमाम बड़े कॉर्पोरेट घराने सबके ऑफिसेज, हेड ऑफिसेज जो है वो महाराष्ट्र में और खासतौर से मुंबई में है। तो वहां से बड़ी वसूली जो है वो होती है। अब चूंकि वहां सरकार बन गई है उद्धव ठाकरे की, उद्धव ठाकरे जो है वसूली गैंग से पहले से परिचित रहे हैं इनके सब क्रियाकलाप से, तो उन्होंने वो सारे नट बोल्ट और स्क्रू जो है वो जहां जहां लीकेज थे वो सब कसना शुरू कर दिए हैं। तो उस कसने से जो है वो जाहिर सी बात है कि वो वसूली जो उस तरीके से हो नहीं पा रही है। तो ये उस वसूली का भी एक रास्ता जो है वो एनसीबी का इस्तेमाल किया जाए, ईडी का इस्तेमाल किया जाए, सीबीआई का इस्तेमाल किया जाए, एनआईए का इस्तेमाल किया जाए, ये सब चीजें जो है इसके पीछे सब की जा रही हैं। तो ये मतलब एक छोटा ऐसा मसला नहीं है कि ये सिर्फ आर्यन खान तक का मसला हो या सिर्फ एक शाहरुख खान तक मसला। शाहरुख खान तो चूंकि मतलब आर्यन खान तो इसलिए निशाने पे एक तरीके से कहा जाए है चूंकि वो शाहरुख खान के बेटे हैं, और शाहरुख खान हालांकि शाहरुख खान भी जो कोई वो ऐसे बहुत बड़े जो है वो समाज सेवी हो और समाज के किसी कॉज के लिए लड़ने वाली व्यक्ति हो, ऐसा नहीं है। बस ये है कि उन्होंने सरकार के सामने घुटने नहीं टेके जैसे कि बाकी बॉलीवुड ने घुटने टेक दिया है, बस सिर्फ इतनी बात है। बाकी वो समाज के किसी इश्यू पे या जो पुलिस परेशान करती है, जिनको या सताए जाते हैं लोग, उनके किसी मसले पे कभी खड़े हो ऐसा भी नहीं है, कभी मानवाधिकारों के लिए कोई आवाज उठाई हो ऐसा भी नहीं है। लेकिन चूंकि वो खान है और सरकार के सामने झुके नहीं, इसलिए वो निशाने पे है ज्यादा है। लेकिन वो पूरा जो बॉलीवुड निशाने पे है और जिस तरीके से, तो वो इसीलिए पूरा बॉलीवुड एक तरीके से निशाने पे है। और एक बड़ी एक वो भी है कि अब जो है मुंबई से जो माया नगरी हटा करके जो है वो ग्रेटर नोएडा लाई जाएगी, यहाँ बनेगा, यहाँ अक्षय कुमार और कंगना रनौत तो जाने कौन कौन जो है वो सब यहाँ सब जो है वो नई माया नगरी बनेगी, नया बॉलीवुड बनेगा, ये सब चीजें चल रही है। तो ये सब इसी चीज इसलिए चल रही है क्योंकि देखिए जो बॉलीवुड है वो बहुत बड़ा आय का स्रोत और बहुत बड़ा निवेश का स्रोत जो है वो दोनों है। तो वो किस तरीके से मुंबई से खत्म हो, चूंकि अब भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि मुंबई की जिस तरीके की पॉलिटिक्स हो गई है उसमें उसका सत्ता में लौट पाना वहां नामुमकिन है। किसी भी हाल में वहां सत्ता में नहीं लौट सकते। जब सत्ता में वहां नहीं लौट पाएंगे और अगर शिवसेना का या एनसीपी का या कांग्रेस का वहां वर्चस्व रहता है तो फिर वहां से वो उस तरीके से उगाही और जो सब आर्थिक संसाधन जो सब वहां से इकट्ठे किए जाने वो सब नहीं हो पाएंगे। तो इसके पीछे मुझे लगता है कि एक बड़ा कारण जो है वो ये भी है, इसलिए जो है इसको जो है निशाना बनाया जाए। और फिर कहूंगा कि शाहरुख खान या आर्यन खान जो है वो इसीलिए है। अब जहां ये है कि समीर वानखेड़े, देखिए समीर वानखेड़े के तो मामले सामने आ चुके हैं एकदम बिल्कुल, नवाब मलिक ने जिस तरीके से सबूत पेश किए हैं, अब उसमें कहीं कोई गुंजाइश बचती नहीं है कि इस पर कार्रवाई ना हो। लेकिन क्या कार्रवाई हो पाएगी, सवाल यह है। अब जिस तरीके से आप देखिए परमवीर सिंह का मामला आया था जो वहां के पुलिस कमिश्नर थे, अब वो ठीक है उन्होंने अनिल देशमुख को फांसा, उस आरोप लगी, फिर परमवीर सिंह खुद फंस गए, अब परमवीर सिंह फरार है। यानी मुंबई का जो पुलिस कमिश्नर रहा वो आदमी फरार है। तो ये 72 घंटे का जो नोटिस है कि उसके बाद ही आप जो गिरफ्तारी हो पाएगी, अदालत ने जो दिया है, तो 72 घंटे तो बहुत होते हैं बाहर जाने के लिए। तो 72 घंटे में जो है समीर वानखेड़े क्या से क्या कर सकते हैं, और जिसके ऊपर इतने बड़े जबरदस्त हाथ हो, तो वो समीर वानखेड़े क्या से क्या कर सकते हैं। 72 घंटे तो बहुत है। तो मुझे जो लगता है वो लगता है कि समीर वानखेड़े का कुछ नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि उनको बचाने के लिए जो हाथ हैं वो बहुत लंबे हैं, और वो आपराधिक प्रवृत्ति के जो मानसिकता वाले लोग हैं जो उनके मतलब साथ में लगे हुए हैं सब लोग हैं, तो वो पहले से सब चीजें देख के चल रहे होंगे कि इसकी क्या काट निकालनी है, पुलिस बुलाएगी तो क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सारी चीजें वहां भी हो चुकी होंगी। और दूसरा प्रेम कुमार जी ने और जयशंकर जी ने भी जो कही वो बिल्कुल सही है कि ठीक है आर्यन खान के लिए मुकुल रोहतगी भी जाकर के खड़े हो गए, दूसरे लोग भी खड़े हो गए। आप देखिए ये एनडीपीएस एक्ट की जो बात हो रही है उसमें पुलिस जो है रोज बंद करती है फर्जी मुकदमे लगा करके लोगों को, रोज मतलब हर जिले में बंद होते हैं, एक आध केस जो वो हर जिले में होता है। और इसी तरीके से जैसे समीर वानखेड़े के पेटेंट गवाह जो हैं वो गोसावी जी हैं कि वो हर मामले में उनके गवाह होते हैं, इसी तरीके से पुलिस के हर जगह गवाह होते हैं, पेटेंट होते हैं। दफा 25 का मामला हो, आतंकवाद के नाम पे हो, चोरी के नाम पे हो, एनडीपीएस, मतलब ये कुछ ऐसे धाराएं हैं मुकदमे हैं जो अक्सर जो लगाए जाते हैं, पुलिस लगाती है, मतलब अपना कोटा पूरा करने के लिए क्राइम का इतना हो गया, सब
पूरे हिंदुस्तान में इस तरीके से चला करता है, तो ये सब चीजें चलती है। तो ये तो पूरी व्यवस्था जो उस पर एक तरीके से सवाल, अब चूंकि आर्यन खां का मसला बड़ा मसला था तो इसलिए ये चीजें सामने आ रही है कि भाई इस तरीके से होता है, लेकिन जो रोज मुकदमे इस तरीके के कायम होते हैं उनका कोई सुनने वाला ही नहीं है। रिक्शे वाला मजदूर तो उठा करके बंद कर दिया जाता है, दिखा करके कि इस पे जो है वो पाउडर निकला, वो मालूम पड़ता है पाउडर जो वो टेलकम पाउडर है, बाद में 10 साल के बाद मालूम पड़ता है। 20 साल के बाद आदमी रिहा होकर के आता है और अदालत कहती है कि ये तो बाइज्जत बरी हो रहा है, या पुलिस जो है वो अभियोजन पक्ष जो है इस पर अपने सबूत ही पेश नहीं कर पाया, तो 20 साल तो उस आदमी के बर्बाद हो गए, पूरी जिंदगी उसकी बर्बाद हो गई। तो मुझे लगता है कि ये सब जो चीजें वो ये मसला नहीं है कि ये सरकार का मसला है, पिछली सरकारों में भी इस तरीके से चीजें होती रही हैं, इधर ज्यादा हो रही हैं। इधर जो है चूंकि वो राजनीतिक विरोधी जो उनको भी इसमें चूंकि लपेटा जा रहा है, तो इसलिए ये मसले बड़े बन रहे हैं। लेकिन जो पुलिस का एक जो रवैया इस तरीके के लेकर के रहा है वो तो है, पहले से भी है, लेकिन अब चूंकि वो राजनीतिक दबाव में भी इन चीजों का सबका इस्तेमाल हो रहा है, जो सरकार के खिलाफ लोग बोल रहे हैं उनकी आवाज दबाने के लिए भी इन सब चीजों का इस्तेमाल हो रहा है। दूसरा फिर आर्थिक जो संसाधन है उनको इकट्ठा करने के लिए भी इन सब चीजों का इस्तेमाल हो रहा है। तो ये चीजें सब सामने आ रही हैं, और चूंकि अब संगठित तरीके से हो रहा है, मतलब ये पूरा नेक्सस बन गया है, सरकारी एजेंसियां, सरकारें, राजनीतिक दल, ये सब मिलकर के एक पूरा नेक्सस बना करके चूंकि इस पे काम कर रहे हैं, तो ये चीजें जो है वो डेमोक्रेसी के लिए जो खतरा है वो होती जा रही है। और मुझे लगता है कि जनता के लिए तो चीजें पहले भी खतरा थी, लेकिन अभी डेमोक्रेसी के लिए भी खतरा होती जा रही है। राजू जी, मैं यही कहना चाहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बातें आप तीनों रख रहे हैं। एक महत्वपूर्ण बात आपको आज और बताना चाहूंगा, वो ये है कि पिछले 6 महीने में आज पहली बार शेयर बाजार जो है वो जबरदस्त उसमें गिरावट देखी गई है। 1158 अंक सेंसेक्स पे गिर गए हैं आज, यानी कि 6 महीने से जो शेयर बाजार लगातार ऊपर चढ़ रहा था, 60,000 ही हो गया था, 62,000 ही हो गया था, आज वो 60,000 से नीचे आ गया। लेकिन आपको बताऊं कि क्यों हुआ है, वो इसलिए हुआ है क्योंकि अदानी पोर्ट के शेयर 8% से ज्यादा गिर गए। और अदानी पोर्ट के शेयर क्यों गिरे? क्योंकि अदानी पोर्ट के पास जो 3000 किलोग्राम जो ड्रग्स मिले थे उसकी जांच की कल खबर आई कि एनआईए के द्वारा जांच किया जाएगा। कल एनआईए जांच की बात आई और आज शेयर बाजार धड़ाम हो गया। तो ये आप समझ सकते हैं कि एक 6 ग्राम हो कि 2.4 ग्राम, ये इतने 2.5 ग्राम हो कि 6 ग्राम हो, किसी के पास मिलता है नहीं मिलता है, इसके लिए जद्दोजहद चल रही है। और कोई 24 साल का 23 साल का लड़का जो है, लड़की जो है वो जेल में सलाखों में बंद है, और दूसरी तरफ इतना बड़ा कारोबार हो जाता है और उसके बारे में एक शब्द नहीं। और अगर एक एनआईए जांच की खबर आती है तो शेयर बाजार धड़ाम हो जाता है। तो अभी अमलेंदु उपाध्याय जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि समीर वानखेड़े गिरफ्तार होंगे, इसमें शक है। एक बार फिर से जयशंकर जी को चूंकि जाना है, जल्दी से मैं जयशंकर जी एक सवाल आपसे लूंगा, फिर सीधे प्रेम कुमार जी आपके पास आना चाहूंगा। और ये खासकर हम लोग चूंकि यहाँ अदानी पोर्ट का जिक्र अभी आप जयशंकर जी कर भी रहे थे, इसलिए ये जिक्र, और उसमें आज का ये ताजा घटनाक्रम, क्योंकि आज 6 महीने में पहली बार शेयर बाजार इतनी जबरदस्त गिरावट के साथ में बंद हुआ है, ये सब लोग जान रहे हैं, हमारे साथी जो देख रहे हैं इस कार्यक्रम को। लेकिन साथ साथ एक खबर जो आई सुबह सुबह, वो खबर ये थी कि पड़ोसी देश चूंकि जीत गया है, हालांकि अभी इसकी चर्चा आप कर रहे थे, लेकिन फिर भी जीत गया है, इसलिए उत्तर प्रदेश के अलग अलग जगहों पे, अलग अलग जगह में 3 जगह मैं आपको बता दे रहा हूं, आगरा से 3, बरेली से 2, बरेली से भी 3 और लखनऊ से 1, इस ढंग से 7 लोगों को, 3, 3, 6 और 1, 7 लोगों को गिरफ्तार, मतलब 7 लोगों के ऊपर यूएपीए धारा के तहत केस दर्ज किया गया है, जिसमें से 3 गिरफ्तारी, आगरा के 3 लड़के जो कि कश्मीरी हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। और उसमें यही कि 24 तारीख को जो भारत और पाकिस्तान के बीच मैच हुआ था, उस मैच में चूंकि पाकिस्तान की जीत हुई थी, लेकिन ये भारत की हार के समय, यानी कि भारत हार गया, इसलिए आप जश्न न मना करके आप अगर बिल्कुल मायूस बैठे रहते तो ये ज्यादा अच्छा था। आप किसी की जीत पे आपने बधाई दे दी और आपको इसलिए आपके ऊपर यूएपीए लगा दिया गया। लेकिन एक सवाल ये भी आता है, और ये सवाल सिर्फ आपके साथ सवाल नहीं कर रहा हूं मैं, ये अपना विचार रख रहा हूं
कि जब मैच खत्म हुआ, आपको याद होगा, सबसे पहला आदमी उस दुबई जो स्टेडियम है, उस स्टेडियम में बधाई देने वाला जो था, वो था भारत का कप्तान। पीठ ठोक करके रिजवान को बधाई दे रहा था। तो उसके ऊपर क्या लगाएंगे, या खेल भावना देखेंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है, इस पे आपसे चर्चा चाहूंगा, आप कर भी रहे थे। लेकिन इससे इतर एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि युवाओं को जो फंसाने के लिए, युवाओं को आज देखिए एक खून से लिखी हुई चिट्ठी सर्कुलेट हो रही है सोशल मीडिया में पिछले 4 दिनों 5 दिनों से। वो चिट्ठी भी उत्तर प्रदेश के लखनऊ से है। वहां युवा क्या कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के लखनऊ से ऐसी तमाम चीजें, उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों से तमाम ऐसी चीजें आती हैं हमारे पास भी। हम जब ये कार्यक्रम करते हैं जयशंकर जी, कई लोग बोलते हैं रेलवे के बारे में, आप रेलवे परीक्षा का रिजल्ट आ गया है, बहाली के लिए, नौकरी के लिए कुछ नहीं हुआ, उसके बारे में बताइए। उसके अलावा और भी कई अलग अलग परीक्षाओं के बारे में, कहीं कॉलेज के बारे में तमाम चीजें होती हैं। मोदी जी आए थे तो कहते थे कि ये युवाओं का देश है, और उनकी नजर भी युवाओं पे थी और खूब उन्होंने उसको भुनाया। लेकिन अब उन्हीं युवाओं को सहारा बना करके, उन्हीं युवाओं का दमन जिस प्रकार किया जा रहा है, ये अपने आप में दुखद पहलू है जयशंकर जी। और इस पर थोड़ा सा पीछे चलते हुए फिर से मैं आपको ले चलना चाहूंगा, वहां महाराष्ट्र ले चलना चाहूंगा, जहां पूरे के पूरे इस तंत्र को, यानी कि जो फिल्म इंडस्ट्री है उसको ड्रग्स मुक्त करने की जो बात कही जा रही है कि यहां, और पिछले 2 साल से लगातार ये सारे मामले चल रहे हैं, रिया चक्रवर्ती से लेकर के अभी तक। इस मामले में आपको क्या लगता है? मुझे जो लगता है, ये सवाल मैं आपके ऊपर रख रहा हूं कि कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में वो मुंबई से लेकर के और इधर तक, और आज जब, और एक बहुत महत्वपूर्ण बात चूंकि इन्होंने रखी है, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री को यहां लाना है, नोएडा लाना है, ग्रेटर नोएडा लाना है, ये भी है कि वहां सब कुछ खराब चल रहा है, इसलिए यहां ले आइए। ये तमाम बातों पर आपसे चाहता हूं कि थोड़ा सा, क्योंकि आपको जाना है, आप अपने विचार रखें और फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे हम। नहीं राजीव जी, पहली बात तो यही है कि देखिए, अडानी पोर्ट्स का मामला जब मैंने तो तुम्हें भी कहा था, हमारा एनसीबी जो है छोटी छोटी बातों की जानकारी तो लीक कर रहा था कि वो क्रूज पे क्या हुआ, कैसे हुआ, कौन कौन क्या किया, कौन सा व्हाट्सएप चैट मिल गया। आज तक एनसीबी ने ये नहीं बताया कि जो 3000 किलो जो हेरोइन थी अडानी पोर्ट पे जो पकड़ी गई थी, वो कहां से आई थी, किसने भेजा था, और कंसाइनमेंट किसके लिए था, या उसका किंगपिन कौन था। एक आदमी का नाम आया था, कोई किराए के कमरे में रहता था, शायद उसका कि उसके लिए बताया था। अब वो एक किराए के कमरे में रहने वाला आदमी 30,000 करोड़ रुपए का डील कर पाएगा, ये तो संभव नहीं है। तो एनसीबी क्या उसकी गहराई में गया क्या? एनसीबी ने पता किया क्या कि उसका किंगपिन कौन है, जो ड्रग्स आ रहा था उसका कहां, कहीं तो पता ना चाहिए। जांच चल रही है, एनआईए करने जा रही है, इसका मतलब कि एनसीबी ने अपने हथियार डाल दिए, एनसीबी उसमें कुछ नहीं कर पाया, तभी एनआईए एक्टिव हो रही है। तो ऐसी संस्था जिसका मतलब पूरा का पूरा एकदम क्रेडेंशियल ही दांव पे लग गया है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं। इसलिए आज जो शेयर बाजार में हुआ है, ठीक है, देखिए शेयर बाजार तो क्यों इतना चढ़ रहा था या क्यों इतना चढ़ा हुआ है, अपने उसके लॉजिक्स हो सकते हैं, लेकिन हमारी समझ में नहीं आता है। हम भी थोड़ा बहुत शेयर बाजार को समझते हैं, जानते हैं, लेकिन ये बबलगम कब फटेगा, ये बातें बार बार लोग विशेषज्ञ बता रहे थे। और ये भी क्या नाम है, अपना रिजर्व बैंक के गवर्नर का भी इस मामले में था कि कब ये फट सकता है, कोई ठिकाना नहीं है, इसलिए थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। और चूंकि अडानी भाई का ही मामला चल रहा है इस समय, तो देश को चला रहे हैं अडानी और अंबानी जी ही चला रहे हैं, तो इसलिए अगर अडानी के पोर्ट की हीरोइन जो पकड़ी गई थी उसकी जांच अगर एनआईए करने जा रही है, तो जाहिर सी बात है झटका लगेगा, और जब उनको झटका लगेगा तो फिर देश के शेयर बाजारों को भी लगेगा। तो ये हुआ, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन असली बात सच आना चाहिए सामने कि वो कंसाइनमेंट मंगाने वाला कौन था, कौन इस देश को नशे का बाजार बनाना चाहता है, कौन इस देश के युवाओं में नशा बेच करके वो अपना साम्राज्य खड़ा करना चाहता है। आर्यन खान की बात हो रही है ना, आप जैसे युवाओं की बात कहा, आपको याद है इस देश में एक बहुत ही प्रभावशाली मंत्री हुआ करते थे प्रमोद महाजन, उनका बेटा राहुल महाजन ड्रग एडिक्ट था, पकड़ा गया था उस मामले में, उसमें उस हत्या भी हुई थी प्रमोद महाजन जी की, तो हत्या उनके भाई ने ही कर दी थी, अब क्या कारण थे वो अलग बात है। लेकिन उनका जो सचिव था, निजी सचिव था, वो राहुल महाजन के साथ ही था, और उसमें कैसी आत्महत्या हुई, क्या हुआ, इसकी एक अलग कहानी है।
तो राहुल महाजन पर तो कभी इस तरह का बात नहीं हुआ। क्यों नहीं? उसको भाई, उसको आयोग क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, एक सोचने में देखने वाली बात हो सकती है। तो हमारा जो कानून है, हमारा जो न्याय व्यवस्था है, वो युवाओं को नशे की गर्त में धकेलने के लिए है या उसको सुधारने के लिए है? आपने गिरफ्तार किया तो उसको सुधार कैंप में ले आते, जहां पे मान लीजिए ड्रग एडिक्ट माना जा रहा है। एक बात है कि अगर ड्रग एडिक्ट होता वो, तो इतने दिनों तक जेल में इस तरह से नहीं रह सकता। जो हमने भी चूंकि इस पर काफी लिखा पढ़ा है, तो थोड़ा बहुत समझदारी है कि हमारे यहाँ जैसे हमारे इलाके में ही इस मैकिए घूमते रहते हैं, यही गाजीपुर जहां मैं रहता हूं, तो कई बार वो लोहे के ग्रिल्स काट काट करके ले आते थे। हम पुलिस वालों को ले आकर पकड़ के दे देते थे। पुलिस वाले ने हमारे सामने हाथ जोड़ के कहा कि सर, हम इसका करेंगे क्या? ये रात में 12 बजेगा तो एकदम तूफान मचा देगा, कि मतलब स्मैक ला करके हमको ला करके देना पड़ेगा, नहीं देंगे तो मर जाएगा। अब मर जाएगा तो आप लोग अखबार में छापेंगे कि पुलिस लॉकअप में डेथ हो गई है। तो अगर ड्रग एडिक्ट होता वो, तो जेल में कुछ ना कुछ तो ऐसा मामला हो जाता, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। मतलब अभी वो अगर रहा भी तो प्रिमिटिव होगा, हो सकता है, तो उसको सुधरने का मौका देना चाहिए था। उसको जिस ढंग से खलनायक के रूप में पेश कर दिया गया, पूरे देश भर में, दुनिया भर में मीडिया के जरिए जो खलनायक बना करके पेश किया गया, तो ये युवाओं को गलत रास्ते पे धकेलने की कोशिश होती है। कहा जाता है कि कई बार कहा जाता है ना कि जो छोटा मोटा अपराधी होता है, जब जेल में चला जाता है तो जेल से लौटता है तो बड़ा अपराधी हो जाता है, क्योंकि उसकी जो संगत बनती है तो ऐसे ही लोगों के साथ बन जाती है। तो एक अलग पहलू है। दूसरा जो पहलू है, बार बार हो रहा है, तो मैंने अभी चर्चा भी कही थी, जो खेल भावना की बात है। भाई, मैंने बताया था कि विराट कोहली ने रिजवान अहमद को गले भी लगाया था, वहां पर महेंद्र सिंह धोनी ने भी हाथ मिलाया था। तो खेल भावना की बात है। मुझे याद है अच्छी तरह से, जब पहली बार पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप जीता था, तो इमरान खान उस समय कैप्टन थे। तो इमरान खान से लोगों ने पूछा था कि इस जीत के बारे में आप क्या कहेंगे? तो इमरान खान ने उस समय कहा था, यह भारतीय उपमहाद्वीप की जीत है, दिस इज विक्ट्री ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ये था। तो जब खेल की बातें होती हैं, जब खेल भावना की बात होती है, तो उस ढंग से तो आता है, बड़प्पन निकल के आता है। विराट कोहली जो है क्रिकेट की दुनिया में बहुत सम्मानजनक चेहरा बन चुके हैं, इसलिए कि बहुत बढ़िया कैप्टन है, बहुत बढ़िया खेलते हैं, वो सब बातें हैं, लेकिन बहुत बढ़िया खेल भावना उनके अंदर है, तो इसको सराहा गया। लेकिन अगर वही जयशंकर गुप्त अगर लिख दें कि साहब पाकिस्तान के खिलाड़ियों को बहुत बधाई, बहुत बढ़िया खेला और जीत उनकी मुबारक हो, तो जयशंकर गुप्त देशद्रोही हो जाएंगे। सलीम खान अगर कह देंगे या कोई मुनव्वर हसन कह देंगे, तो वो साहब देशद्रोही है, क्योंकि उनके साथ अलग धर्म का नाम जुड़ा हुआ है। तो अगर इस तरह से करेंगे, मतलब आप नफरत का माहौल तो आप हर बात को लेकर के बनाने में लगे हुए हैं। नफरत के माहौल ही आपकी कमाई का एक मूल धन जो है, जिसको कहा जाता है, तो उसके लिए आप क्या क्या कर देंगे भाई? जो नफरत को स्थायी रूप से लोगों के दिल दिमाग में भर देंगे, तो हर किसी को सामने देखने के बाद ही एक तरह का अलग अंदाज हो जाएगा, सोच बदल जाएगी। तो ये जो कोशिशें हो रही हैं, ये कोशिश करने वाले, हो सकता है आप सरकार बना सकते हैं, चुनाव जीत सकते हैं, चुनाव हार सकते हैं, लेकिन आप इस देश के साथ, इस देश के लोकतंत्र की व्यवस्था के साथ, संविधान के साथ आप जो खिलवाड़ कर रहे हैं, वो भविष्य के लिए बहुत खतरे का संकेत। अगर इस तरह की बातें चलेंगी, भाई हमको भी अच्छा लगता है, कभी कोई हमारे भी खिलाड़ी जब आउट हो रहे थे एक एक करके, तो बहुत तकलीफ हो रही थी। और जब हम भी देख रहे थे कि हर बाल पे रिजवान मारे जा रहा था, या उसका जो कैप्टन है बाबर आजम, वो लगातार खेले जा रहा था, मार रहा था, हमारा कोई भी बॉलर सक्सेस नहीं हो पा रहा था, हमको भी लगता था कि अब लगता है कुछ हो जाएगा, अब कुछ हो जाएगा, लेकिन नहीं हो पा रहा था। तो ये सब चीजें अपनी जगह पर है। अब उसको देखते हुए राजनीति करिए आप, अच्छी बात है, अपना पॉइंट रखिए, ठीक बात है। अपने ढंग से आपका जो उपलब्धियां हैं वो तो बताने के पास आपके पास कुछ है नहीं, तो आपको वही कुल जमा एक ही है कि कैसे हिंदू मुसलमान हो जाएगा, भारत पाकिस्तान हो जाएगा। अब हमने पिछली बार अभी कहा ही था ना, अभी थोड़ी देर पहले, कि इनमें सफलता इनको इसलिए नहीं मिल रही है कि जो दूसरा तबका है वो रिएक्ट नहीं कर रहा है। इनके प्रोवोकेशन के सारे जादू जो है फेल कर रहे हैं, अभी तक तो फेल कर रहे हैं। आगे क्या होगा, हो सकता है कुछ और बड़ी कार्रवाई ये लोग करें ताकि उस पर रिएक्ट करें, उसको देखते हुए दंगा हो जाए। तो अगर वो हो जाता है तो इस देश का दुर्भाग्य होगा, प्रदेश का दुर्भाग्य होगा। जी राजीव जी, प्रेम कुमार जी,
नवाब मलिक ने एक ट्वीट किया इसके बाद। ट्वीट में उन्होंने लिखा है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। ये अपने आप में बहुत बातें इसमें समाहित हैं। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, और खासकर बेल के बाद में। और अकेले नवाब मलिक हमने देखा कि लगातार मुंबई वाले इस आर्यन खान मामले में लगातार कई तमाम साक्ष्यों को पेश करते रहे। जन्म कुंडली से लेकर के शादी की कुंडली से लेकर के तमाम फोटोग्राफ्स और बहुत कुछ सामने रखते रहे। और जैसे अभी अमलेंदु उपाध्याय जी भी कह रहे थे कि हाथ किसी का इस ढंग से सिर पे है, समीर वानखेड़े के सिर पर है, कि वो बहुत ही आराम से आगे बच भी जाएंगे। लेकिन आपका क्या कहना है इस पूरे मसले पे? दूसरी बात, युवाओं को लेकर के हम बीच बीच में, क्योंकि शुरुआत से, क्योंकि युवाओं को सियासी जाल में फंसाने की कोशिश, उसके बाद अपनी रोटी सेकने की कोशिश जो सियासी दल करते हैं, यहां ये साफ दिखाई दे रहा है। अगर ऐसे ना देखें, डायरेक्ट रूप में ना देखें, तो इनडायरेक्ट रूप में साफ दिखाई देता है। चाहे वो मुंबई की लहर जो है वो यहां उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड तक पहुंचे या कहीं और पहुंचे, लेकिन शाहरुख खान के बेटे को फंसाना, ये आज 10% ही सामने आई हो बात, कल को हो सकता है कि 100% में तब्दील हो जाए। लेकिन एनसीपी के ये जो नेता हैं और वो मंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर, गृह मंत्री, अगर ये कह रहे हैं कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, इसका क्या मायने निकालेंगे? राजीव जी, एनसीपी के नेता तो अपने राजनीतिक रूप से इसका मतलब रखेंगे, लेकिन ऐसा भी नहीं है, उनके नेता पर भी करोड़ों की वसूली के आरोप हैं, तो वो भी बेदाग नहीं बच सकते। और वो जो आईना दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जो बात करने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर मैं बहुत कुछ ज्यादा नहीं बोलना चाहता। मूल बात यह है कि ये जो घटना घटी आर्यन खान की, जयशंकर गुप्त जी सही कह रहे थे, उस समय घटी जब देश में लखीमपुर खीरी केस हुआ था। और इस घटना का जो नेचर है, ये सिंपल ड्रग्स का मामला नहीं है। सिंपल अगर ड्रग्स का मामला होता तो इतना लंबा खींचता नहीं। सिंपल वसूली का भी मामला नहीं, ये वसूली का भी मामला बन के आया और ड्रग्स का भी मामला बन के आया। तो इसलिए आया कि कोई इवेंट को क्रिएटर करने वाला, इवेंट क्रिएटर जो है, वो जो इवेंट क्रिएट कर रहा था, तो बीच में उसके इवेंट क्रिएशन में साथ देने वाला जो तबका है एडमिनिस्ट्रेशन में, वो मजे क्यों नहीं लेगा, वो पैसे क्यों नहीं वसूलेगा, वो फ्री में क्यों इवेंट क्रिएट करेगा? तो ये इवेंट क्रिएट करने के चक्कर में जो मास्टरमाइंड है वो तो सामने नहीं आया। वो तो नेशनल पॉलिटिक्स में लखीमपुर खीरी को डाइल्यूट करने या न्यूट्रलाइज करने के लिए एक इवेंट खड़ा कर रहा था। तो उसके काम आने वाली जो शक्तियां थी, एनसीबी का प्रमुख, वो पैसे वसूलने के तैयार कर लिया, तरीका तैयार कर लिया। अब इसी मायने में मैंने पहले भी कहा कि ये मामला आर्यन खान के मुकाबले बहुत बड़ा है कि एनसीबी का जो प्रमुख है वही 8 करोड़ का इंतजाम कर रहा है अपने लिए। कुल मिला के 25 करोड़ या 18 करोड़ की डील, और दूसरे तमाम भी लोग होंगे इसमें। तो ये करोड़ों रुपए की डील करने वाला क्राइम, और इस आधार पर कि ये एक युवा जो कि एक शाहरुख खान का जैसी शख्सियत का बेटा है और उस नाम पर एक सियासत का हथियार बन सकता है, कहीं किसी और घटना को न्यूट्रलाइज करने का अवसर बन सकता है, इसलिए वो इस्तेमाल हो गया। तो वो तो बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा हो गया। माना कि चलिए आर्यन खान में दोष है, मान लीजिए कि दोष है, लेकिन इस दोष को जिस तरीके से भुनाया गया, हालांकि हम मानने को तैयार नहीं है कि आर्यन खान, जब तक प्रूव होगा तभी हमें मानना चाहिए, लेकिन इस घटने को जितना भुनाया गया है उसके पीछे यही मूल मकसद है। एनसीपी के नेता जो कुछ भी करते रहे अपनी तरफ से, वो उसको पकड़ लिया कि इसको छोड़ लिया, ये छोटी मोटी घटनाओं में लगे हुए हैं। अरे आप भी अब सरकार में रहते हुए बहुत को छोड़ते हैं और बहुत को पकड़ते हैं। वो उस विवाद में पड़ने की जरूरत ही नहीं है। जरूरत इस बात की है कि ऐसी घटनाएं जो देश में बढ़ रही हैं, कि राजनीतिक मकसद से किसी का इस्तेमाल ऐसे होता है जो कम्युनिटी में नफरत पैदा करता है, जो युवाओं को गलत रास्ते पर ले जाता है, जो गलत करने वालों को प्रोटेक्शन देता है, गलत प्रवृत्तियां बढ़ाने को बढ़ावा देता है,
तो ऐसी घटनाएं अगर वही लोग करने लगे जो कि सत्ता के शीर्ष पर बैठे हैं, उनके माध्यम से करने लगे, जिन पर ड्रग्स को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी है, तो चिंता यहां पर बड़ी है। बाद बाकी सारी चीजें छोटी समस्याएं हैं, बड़ी समस्या यहां पर है कि इन चीजों का इस्तेमाल हो रहा है। मैं ऐसे ही एक टीवी चैनल के डिबेट में बैठा था, वहां एडिटोरियल लाइन देखकर मैं स्तब्ध हो गया। एडिटोरियल लाइन थी कि ब्लैक लाइव्स मैटर। इस पर हिंदुस्तान की क्रिकेट टीम ने हिंदुस्तान को झुका दिया, देश का सम्मान झुका दिया। ये उसकी एडिटोरियल लाइन थी। और हिंदू लाइव्स मैटर जब होता है तो ये सारे लोग चुप क्यों रहते हैं, ये सवाल उठाया जा रहा था। मैंने उनको समझाया, बड़ा कंफ्यूज्ड है आप। जब ब्लैक लाइव्स मैटर का हम विरोध करते हैं तो वैसे हिंदू लाइव्स मैटर का भी विरोध हो जाता है। हम तो हिंदू लाइव्स मैटर के समर्थक हैं, लेकिन ब्लैक लाइव्स मैटर के समर्थक उससे पहले हैं, क्योंकि ब्लैक लाइव्स नस्लवाद के खिलाफ आंदोलन गांधी जी ने शुरू किया था। और नस्लवाद के खिलाफ आंदोलन हमने कहा कि हमारे देश की सरकार की मर्जी के बगैर बीसीसीआई और क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने ऐसा नहीं किया होगा। और हम अपनी सरकार के साथ हैं कि उन्होंने ब्लैक लाइव्स मैटर के मामले में हिंदुस्तान की उस परंपरा को कम से कम जिंदा रखा है। इसलिए कंफ्यूजन दूर करिए, आप लोग बीच में कौन है इसका विरोध करने वाले। पूरा हिंदुस्तान ब्लैक लाइव्स मैटर आंदोलन के साथ खड़ा है। लेकिन मैं ये उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि कैसे एडिटोरियल लाइन मीडिया का नफरत फैलाने वाला बन गया है, जो कि अपने हिंदुस्तान की सरकार के स्टैंड के भी खिलाफ खड़ा है, उसके बाद जनता के भी खिलाफ खड़ा है। यहीं पर मैं एक और उदाहरण देना चाहता हूं, मुझे लग रहा है घड़ी ज्यादा बढ़ रही है, बहुत संक्षेप में बोलूंगा कि 2 दिन पहले गणेश शंकर विद्यार्थी जी की जयंती थी। गणेश शंकर विद्यार्थी आप जानते हैं कि पत्रकार, क्रांतिकारी, देश जानता है। गणेश शंकर विद्यार्थी जी ने जो एडिटोरियल लिखा था सबसे पहले पत्रकारिता अपने प्रताप अखबार में, वो आज भी और आने वाले समय में भी हमेशा पत्रकारिता का मार्गदर्शन करती रहे। उन्होंने लिखा था कि हम सरकार के साथ नहीं है, हम जनता के भी साथ नहीं। गौर कीजिएगा, उन्होंने लिखा था हम जनता के भी साथ नहीं है, उन्होंने लिखा कि हम मानवता के साथ। ये लकीर खींची थी पत्रकारिता की। वो जनता या सरकार के पक्ष या विपक्ष, इसके लिए पत्रकारिता नहीं होती। पत्रकारिता मानवता के लिए होती है। अगर नागासाकी और ओसामा में परमाणु बम फूटेगा तो वहां भी मानवता की हत्या होगी, और कहीं दूसरे देश दुनिया के किसी हिस्सों में फूटेगा वो वहां भी हत्या होगी। तो क्या हम चुप बैठे रहे कि हमारे देश में ये बम नहीं फूटे? क्या हमारा देश कल को साम्राज्यवादी चरित्र अपना ले, दूसरे देश में जाकर परमाणु बम फोड़े, तो हमें इसलिए चुप रहना चाहिए कि हम तथाकथित राष्ट्रवाद के समर्थक हैं? कतई नहीं होना चाहिए। ये पत्रकारिता नहीं, ये गणेश शंकर विद्यार्थी जी ने ये जो आदर्श रखा, उस आदर्श को याद दिलाने की जरूरत है कि आज हम कैसे मानवता के लिए बात करें, मानवता के लिए पत्रकारिता करें, मानवता के हिसाब से घटनाओं को देखें। कि अगर ये हमने पैमाना बना लिया तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा कहीं भी, किसी लेवल पर, चाहे राजनीति हो चाहे पत्रकारिता हो। जी बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने कही है कि पत्रकारिता, और खासकर पत्रकारिता का जिक्र यहाँ इसलिए भी जरूरी है क्योंकि पिछले 25 दिनों से जो एक पूरा का पूरा एक माहौल क्रिएट किया गया, और सेम डे उसी 3 तारीख को एक तरफ आर्यन की गिरफ्तारी होती है, और उसी 3 तारीख को आपको याद होगा लखीमपुर खीरी में इतनी जबरदस्त ऐसी दुखद घटना घटती है जिसके बारे में लगातार चर्चा होनी चाहिए। आज कोई पूछने वाला नहीं है कि लखीमपुर खीरी का मुख्य आरोपी आशीष मिश्र मोनू वो कहां है। वो है पुलिस कस्टडी में है। पिछले दिनों खबर आई कि डेंगू हो गया, डेंगू के बाद वो उसे लखनऊ ले जाया गया, वहां से भी अब वापस। लेकिन क्या कुछ चल रहा है, पल पल की रिपोर्ट उसकी मिलनी चाहिए थी, जो रिपोर्ट नहीं मिली। और रिपोर्ट क्या मिल रही थी कि किस करवट सोया आर्यन। जब आपके लिए आर्यन इतना महत्वपूर्ण है, इस देश के लिए आर्यन इतना महत्वपूर्ण है, तो फिर एक रौंद डाले कोई गाड़ी कुछ लोगों के ऊपर, छोड़ दीजिए वो किसान, जनता की जैसे बात आप कर रहे थे अभी हमारे साथी प्रेम कुमार जी, वो जनता की बात भी ना करें, लेकिन मानवता तो है। आप किसान से नफरत कर रहे हैं, लेकिन मानवता से भी क्या आप नफरत करते हैं?
ये एक बड़ा सवाल है और इस सवाल पे हम सबको सोचने की जरूरत है। और उसके बाद फिर सोचिए कि आप किस ढंग की पत्रकारिता कर रहे हैं, और उन पत्रकारों का जो लोग साथ दे रहे हैं वो भी उतने ही गुनाह में भागीदार हैं, शरीक हैं, और साथ साथ ये पूरे प्लेटफॉर्म को जो तैयार करके बैठा हुआ है वो भी उतना ही गुनाहगार है। और इन सब को समझने की जरूरत है। आप तमाम दोस्त साथी जो हमारे साथ जुड़ते हैं, जो इस कार्यक्रम को देखते हैं, और हम साफ यही बात हमेशा कहते हैं कि एक बेहतर दुनिया बनाना, और बेहतर दुनिया बनाने से मतलब यही होता है कि एक मानवता के लिए एक अच्छी लाइन खींचने की जरूरत है, उसको मिटाने की जरूरत नहीं है। यहां जिस प्रकार हम दूसरे की लाइन मिटा करके अपनी लाइन बढ़ाने की कोशिश करते हुए देख रहे हैं तमाम लोगों को, उससे बाहर निकलने की जरूरत है। तो आज इस कार्यक्रम को अब हम यहीं समाप्त करेंगे। अमलेंदु जी आपको बहुत धन्यवाद, और प्रेम कुमार जी आपको बहुत धन्यवाद कि आप दोनों जुड़े रहे, और धन्यवाद हमारे साथी जयशंकर गुप्त जी को। उनको थोड़ा पहले जाना था लेकिन उन्होंने अपने दोनों वक्तव्य आप लोगों के सामने रखे, उनको भी बहुत धन्यवाद। और एक बार फिर से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं आप तमाम दोस्तों, साथियों, शुभचिंतकों, आप सबका भी, कि आप लोग लगातार हमारे साथ बने रहे इस महत्वपूर्ण घटनाक्रम में जो हम आप तक पहुंचा रहे थे। और इसमें आप लोगों के कई सारे लोगों के विचार आए अलग अलग ढंग से। आज मैं आप लोगों के विचार नहीं ले पाऊंगा, लेकिन कल शाम को 7 बजे जब हम आपके सामने हाजिर होंगे तो तमाम देश दुनिया की बड़ी खबरों के साथ में, और साथ में आपके विचारों को भी रखेंगे कल। लेकिन आज एक महत्वपूर्ण दिन है, और इस दिन जब हम आखिर में इस कार्यक्रम को खत्म कर रहे हैं, जो उन बातों के साथ कि जरा सोचिए कि आज हुक्मरान हो, यानी कि सियासी दल जो शासन कर रहे हैं इस देश पर, या चाहे उनका साथ देने वाली जो जनता है वो, और उन सब के बीच किस प्रकार मानवता पिस रही है। हमारे साथी प्रेम कुमार जी ने बिल्कुल सही बात रखी है, और खासकर उस महान इंसान को सामने रखते हुए, महान पत्रकार को सामने रखते हुए, जिनका नाम गणेश शंकर विद्यार्थी था, और वो आज भी अजर हैं, अमर हैं और हमेशा रहेंगे। तो कुछ साथी अपनी बातों को रख रहे हैं। उसैद अहमद कह रहे हैं कि आपका शुक्रिया अदा करते हैं, आपके इस कार्यक्रम के लिए। आपका चैनल ही ऐसा है जो देश के हित में और हर एक मुद्दे को लेकर चिंता करते हैं, और उसके लिए आपका शुक्रिया अदा करते हैं। आपकी हिम्मत, बहुत धन्यवाद आपको। आप देखते हैं मदीना का मुसाफिर, गुड नाइट कह रहे हैं। कमिल शेख भी हैं, सीमा खातून भी हैं, वेरी एक्सलेंट चैनल लिख रही हैं। रंजीत कारला भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हरिओम भी जुड़े हुए हैं, अहमद हुसैन भी, बहुत सारे साथी लगातार जुड़े हुए हैं। सबके कुछ लोगों के कमेंट में लगातार पढ़ भी रहा था, लेकिन आज आप लोगों के तमाम कमेंट्स नहीं ले पाया क्योंकि मुद्दे इतने हो जाते हैं, कई बार कमेंट्स नहीं ले पाता हूं। लेकिन कल वादा करता हूं आपके कमेंट्स के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। और आज अब आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब बखैर।